अगर आप झूठी एफआईआर दर्ज करा रही हैं तो आपको ऐसे ही मुंह के बल गिरना पड़ेगा जैसे इस केस में इस लड़की को गिरना पड़ा है। और अभिषेक अर्जारिया ने बहुत बलात्कार का झूठा आरोप लगा करके बहुत सारी लड़कियां एफआईआर लॉन्च किया करती हैं। एफआईआर को लॉन्च करवाना बहुत आसान हुआ करता है, लेकिन क्या आप सभी ने, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपने सोचा है कि एफआईआर को लॉन्च कराना यानी दर्ज करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वो झूठी एफआईआर सिद्ध होती है तो आगे आप लड़के को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। और इसी तरह से अगर आप लड़के हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एफआईआर बलात्कार की या किसी भी चीज की झूठी की गई है तो केस में ट्रायल की तरफ आगे बढ़ने की बजाय क्वेश्चन की तरफ आपको जाना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इस वीडियो में आगे चलने से पहले टाइटल जान लेते हैं। अभिषेक अर्जारिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर, और इसके अंदर ऑर्डर किया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा 27 जून 2024 को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर जजमेंट ये हुआ है। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आपके केस के फैक्ट्स भी सिमिलर हैं, एक जैसे से हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने केसेस में जरूर यूज कीजिएगा और एफआईआर में ट्रायल में आगे बढ़ने की बजाय यानी लड़ने की बजाय सीधा उसको रद्द करवा दीजिएगा, क्वैश करा दीजिएगा। मैरिड विमेन कैन नॉट क्लेम रेप ऑन फॉल्स मैरिज प्रॉमिस, कंसेंट नॉट मिसगाइडेड, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब यहां पर एक एफआईआर लॉन्च होती है 2019 में। सेक्शंस हैं 376(2) N एंड 506 ऑफ आईपीसी। ये जो कंप्लेनेंट है ये एक मैरिड विमेन है, इसके पास 3 बच्चे हैं और ये कहती है कि जिस व्यक्ति ने इसके साथ शादी का झूठा झांसा देकर के लगातार बलात्कार किया था उसको सजा मिलनी चाहिए। यहां पर जो मेन लीगल इश्यूज आए थे पहले वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, क्या एक मैरिड विमेन के फिजिकल रिलेशंस बनाने की सहमति विवाह के झूठे वादे से प्रभावित हो सकती है? दूसरा, विवाह करने के वादे का उल्लंघन और धोखा देने के इरादे से किए गए झूठे वादे के बीच में अंतर क्या है? तीसरा, जब कंप्लेनेंट पहले से ही विवाहित हो तो क्या बलात्कार के आरोप एप्लीकेबल होंगे? कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिया उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर के कि ये हुआ क्या था। यहां ये जो कंप्लेनेंट है वो ये कहती हैं कि वो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके अपने पति के साथ कुछ लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में। फिर ये कहती हैं कि फेसबुक के माध्यम से ये मिलती हैं इस एक्यूज से और कुछ समय के बाद इनके रिलेशंस बन जाते हैं और इनका जो ये एक रिलेशनशिप था ये आगे बढ़ने लगता है। ये आगे कहती हैं कि 2012 में ये जो एक्यूज्ड है, जो कि पिटिशनर है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आया है 482 सीआरपीसी के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने, ये इनके नेटिव प्लेस में भी जाती हैं और वहां पर भी ये देखती हैं, इनको पहले से भी मालूम था और यहाँ पर ये देखती हैं कि इनका जो जिनके साथ ये रिलेशंस में है वो एक मैरिड कपल है। उसके बावजूद भी इनका रिलेशनशिप चलता रहता है। यहां कोर्ट का डिसीजन बहुत अहम है
बहुत सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। सबसे पहली बात जो कोर्ट ने देखी कि इस पटिशनर का और ये जो प्रोसिक्यूटरिस्ट है यानी कि ये जो कंप्लेनेंट है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा रिलेशनशिप दिखाया गया है। ये लोग जब पहली बार फिजिकल हुए थे तब भी ये जो महिला थी वो मैरिड थी। कोर्ट ने एक और बात ऑब्जर्व की कि जब ये महिला, ये प्रोसिक्यूटरिस्ट, ये कंप्लेनेंट खुद मैरिड थी, 3 बच्चों की मां है, तो क्या उसकी सहमति जो दी गई है उसके कोई मोरल या इमोरेबल क्वालिटी है क्या। इसी तरह से जिस दिन इस लेडी के यानी कि इस प्रोसिक्यूटरिस्ट के और इस पटिशनर के फिजिकल रिलेशंस बने थे, वो मैरिड थी, उसके बावजूद भी ये रिलेशंस इनके लगातार चलते रहे 8 साल तक। और ये जो महिला है, प्रोसिक्यूटरिस्ट है, इसके अपने पति से तलाक भी हुई, तलाक की डिक्री भी मिली। यहां पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया गया, लेकिन ये एक सोचने समझने की बात है कि ये पहली बार मिलते हैं। 2012 में ये प्रोसिक्यूटरिस्ट इस पटिशनर के नेटिव प्लेस में जाती हैं और सन 2014 में इस महिला का अपने पति से तलाक होता है। ये जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो प्रोसिक्यूटरिस्ट है, इससे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि डाइवोर्स कब हुआ था। यहां पर वकील साहब का कहना है कि उनको डाइवोर्स की डेट के बारे में नहीं पता, जबकि ये जो पटिशनर है, इनके वकील साहब का कहना है कि 164 के बयान में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये लिखा है कि फरवरी 2009 में ये इनसे मिली थी, इनके रिलेशंस बने हैं, 2012 में ये नेटिव प्लेस में भी गई हैं और डिवोर्स हुआ है 2014 में। यहां पे 375 की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से देखा गया और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि सिर्फ 161 के बयान ही नहीं बल्कि 164 के बयान देते समय भी ये जो प्रोसिक्यूटरिस्ट है, ये जो कंप्लेनेंट है, इन्होंने कहा कि ये एक मैरिड महिला थी, मां भी थी। यहां कोर्ट का कहना है कि अगर एक महिला जो कि मैरिड भी है, बच्चों की माता भी है, उसके पास इंटेलिजेंस होती है, उसके पास मैच्योरिटी होती है और उसको अपने अच्छे बुरे का अच्छी तरह से पता होता है। अगर इस एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो एफआईआर में बहुत क्लियरली, एक बार नहीं बहुत बार इन्होंने, कंप्लेनेंट ने खुद ही अपने आप से लिखा है कि 8 सालों तक इस प्रोसिक्यूटरिस्ट और इस पटिशनर के रिलेशंस बने हैं, थ्रू फेसबुक ये लोग मिले हैं। ये जहां पर ये पटिशनर रहता है भोपाल में, वहां पर ये इनसे मिलने गई हैं, वहां पर रिलेशंस हुए हैं और फिर ये कहती हैं कि ये जो पटिशनर है इसने इससे शादी का झूठा वायदा किया था और उस वायदे की वजह से ही इनके रिलेशंस बनते रहे। यहाँ पर कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि जब आप खुद ही मैरिड हैं, आप खुद ही बच्चों की मां हैं, आप में पूरी इंटेलिजेंस है, आप में पूरी मैच्योरिटी है, तो ये जो आपके कंसेंसुअल रिलेशंस है उसको शादी के झांसे का, झूठा वायदे का नाम लेकर के इसको मोड़ने तरोड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही इस महिला को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो मैरिड है, उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी का, वायदे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, इन सब बातों पे विचार करते हुए अंत में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो पटिशन है क्वेश्चन की अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, इस पटिशनर की उसको अलाउ कर दिया, इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो देखा आपने, झूठी एफआईआर को लॉन्च कराना बहुत आसान है, लेकिन उसमें आगे चलना, ट्रायल तक उसको खींचना या अपने झूठे आरोपों को साबित करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप सभी
ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ना छोड़िएगा अपराधी को, ना छोड़िएगा आरोपी को, ना छोड़िएगा अक्यूज को। लेकिन हाँ, अगर आप झूठी एफआईआर दर्ज करा रही हैं तो आपको ऐसे ही मुंह के बल गिरना पड़ेगा जैसे इस केस में इस लड़की को गिरना पड़ा है। और अभिषेक अर्जारिया ने बहुत आराम से अपनी इस झूठी एफआईआर अंडर सेक्शन 376 2N एंड अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी को क्वैश करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।